नमस्कार दोस्तों, हम लोग हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम समास का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास। सबसे पहले समास की परिभाषा जान लेते हैं कि समास की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी दो शब्द हों या दो से अधिक शब्द हों, उनका मेल करा दिया जाए और मेल कराने के बाद एक नया शब्द बना दिया जाए। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आजीवन ले लें। आजीवन में आ और जीवन दो शब्दों का हमने प्रयोग किया, दो शब्दों को हमने मिला दिया तो आजीवन बन गया, एक नया शब्द बन गया। इसी प्रकार से बेदाग, बे और दाग दो शब्दों को मिला दिया, एक नया शब्द बेदाग बन गया। प्रतिवर्ष, प्रति और वर्ष दो शब्दों को मिला दिया, एक नया शब्द प्रतिवर्ष बन गया। घड़ी घड़ी दो शब्द थे, दोनों शब्दों को मिला दिया तो एक नया शब्द घड़ी घड़ी बन गया। प्रतिदिन, प्रति और दिन दो नए शब्द थे, इन दोनों को मिला दिया तो एक नया शब्द प्रतिदिन बन गया। तो कहने का मतलब यह है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बन जाता है, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को समास कहा जाता है। अब समास के प्रकार जानते हैं, समास के भेद जानते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी व्याकरण में समास के 6 भेद होते हैं, यानी हिंदी व्याकरण में समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 6 प्रकार हैं? देखिए, पहला जो है वो अव्ययी भाव समास, दूसरा जो है वो तत्पुरुष समास, तीसरा जो है वो कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठा बहुब्रीय समास। ये 6 समास के प्रकार होते हैं। एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। आपसे जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वो एक शब्द दे देगा और आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा समास है। तो इन 6 में से ही वो एक समास होगा और हमको सही उत्तर देना होगा। तो सही उत्तर देने के लिए इन 6 समासों को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम समास की सही पहचान कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या होती है? अव्ययी भाव समास में देखिए, पहला पद जो होता है वो अव्यव होता है और वही पद प्रधान होता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा समास जिसमें पहला पद अवयव हो। अवयव कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने उपसर्ग पढ़ रखा था, हमने कई सारे उपसर्ग आप लोगों को बताए हुए थे कि जो उपसर्ग होते हैं, जैसे आ उपसर्ग होता है, बे उपसर्ग होता है, नी उपसर्ग, ना उपसर्ग, निर उपसर्ग, निस उपसर्ग, कई सारे उपसर्ग बताए हुए थे। यथा उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, बहुत सारे उपसर्ग हमने आपको बताए हुए थे। तो अवयव का मतलब यह है कि यही उपसर्ग जो है वो प्रारंभ में लग जाते हैं किसी भी शब्द के। तो जब ये उपसर्ग अगर किसी भी शब्द के प्रारंभ में आपको लगा मिल जाए तो आप आंख बंद करके अव्ययी भाव समास कह देना कि इस शब्द में अव्ययी भाव समास है। तो देखिए, जिस समास में पहला पद अव्यय होता है और वही पद प्रधान होता है, मतलब मेन भूमिका जो होती है उसी पद की होती है, पहले वाले पद की ही जो अवयव होता है, जो उपसर्ग होता है। अव्ययी भाव समास का विग्रह करना भी हम जान लेते हैं, चूंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में अव्ययी भाव समास का विग्रह करने को भी कह देता है, या अन्य जो समास हैं उनका भी विग्रह करने के लिए कह दिया जाता है कि इनका विग्रह कीजिए। विग्रह का मतलब होता है कि आप इनको तोड़िए। तो तोड़ना भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, अव्ययी भाव समास का कैसे विग्रह करते हैं। अव्ययी भाव समास के समस्त पदों का विग्रह करते समय कुछ तरीके हम प्रयोग करते हैं, उन तरीकों को एक एक करके जान लेते हैं। जैसे पहला तरीका देखिए, जिस पद में पहला पद आ उपसर्ग से बना हो, जिस पद में पहला पद आ उपसर्ग से बना हो, तब हम जब उसका विग्रह करते हैं तो पद के अंत में तक शब्द लिख दिया जाता है। बस ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में फिट कर लीजिए
कि अगर पहला पद आ उपसर्ग से बना है और हम उस समास का विग्रह करना चाहते हैं तो पद के अंत में हम तक शब्द लिख देंगे। जैसे उदाहरण से आपको बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। जैसे आमरण है, तो आमरण में देखिए अव्ययी भाव समास है। क्यों? चूंकि आ अवयव लगा हुआ है, यानी उपसर्ग लगा हुआ है। तो देखिए आमरण में आ उपसर्ग लगा हुआ है और हमने बताया है कि अगर हम आमरण का विग्रह करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं इसको, तो जब आ उपसर्ग से बना हो कोई भी अव्ययी भाव समास हो तो उसका विग्रह करते समय पद के अंत में तक शब्द लिख दिया जाता है। तो क्या लिख देंगे? मरण तक। आमरण है तो मरण तक लिख देंगे। जैसे आजन्म है तो क्या लिख देंगे? जन्म तक लिख देंगे, या जन्म से कह सकते हैं। आकंठ है तो कंठ तक लिख देंगे। आजीवन है तो जीवन रहने तक लिख देंगे, यानी जीवन भर। तो इस प्रकार से हम विग्रह कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं किसी भी समास को। तो पहला पद अगर आ उपसर्ग से बना है तो उसका विग्रह करने के लिए हम पद के अंत में तक शब्द जोड़ देते हैं। अब देखिए दूसरा नियम जानते हैं विग्रह का। देखिए जिस पद में पहला पद बे, नी, ना, निर और निस उपसर्ग से बना हो तो उसके विग्रह के अंत में प्रायः रहित शब्द जोड़ देते हैं, अथवा प्रारंभ में बिना शब्द लिख दिया जाता है। यानी अंत में रहित शब्द जोड़ दें अथवा प्रारंभ में बिना शब्द लिख दें। अगर पहला पद जो है इन उपसर्गों से बना है, कौन कौन से? बे है, नी है, ना है और निर है, निस है। इन उपसर्गों से अगर पहला पद बना हुआ है तो विग्रह के अंत में रहित शब्द जोड़ देते हैं या प्रारंभ में बिना शब्द लिख दिया जाता है। जैसे उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी तस्वीर। बेवजह है तो बे उपसर्ग आ गया, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या कर देंगे? बिना वजह के। या अंत में अगर हमको लिखना है तो क्या कर देंगे? रहित शब्द जोड़ देंगे, यानी वजन से रहित। और प्रारंभ में अगर जोड़ना है तो लिख देंगे बिना वजह के। प्रारंभ में बिना शब्द लिख दिया जाता है। जैसे बेदाग है तो बिना दाग के या दाग से रहित कह सकते हैं। नासमझ है तो बिना समझ का कहें या समझ से रहित कहें। नापसंद है बिना पसंद का कहें या पसंद से रहित कहें। निडर है बिना डर का कहें या डर से रहित कहें। और इन सब में अव्ययी भाव समास ही है, क्योंकि इनमें प्रारंभ में उपसर्ग दिए हुए हैं। और हम बता चुके हैं कि अव्ययी भाव समास को पहचानना बहुत ही आसान है। प्रारंभ में उपसर्ग दिया जाएगा। उपसर्ग हम आपको पढ़ा चुके हैं, कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। तो मुख्य रूप से यही उपसर्ग दिए जाते हैं जो हम अब बता रहे हैं, सारे उपसर्ग नहीं दिए जाएंगे। तो बेवजह, बेदाग, नासमझ, नापसंद, निडर, इनमें सब में क्या है? अव्ययी भाव समास है। और इनका विग्रह हम कैसे करेंगे, इनको तोड़ेंगे कैसे, ये भी हमने बता दिया। इनके भी नियम बता दिए। तो ये 2 नियम बता दिए हैं, आगे भी और नियम बताएंगे। तीसरा नियम देखिए, अगर मान लीजिए प्रारंभ में यथा शब्द आ गया है, तो जब यथा शब्द आ जाएगा यानी यथा उपसर्ग आ जाएगा, तो जब हम उसका विग्रह करेंगे तो अंत में के अनुसार शब्द लिख दिया जाएगा या प्रारंभ में जैसा, जैसी शब्द लिख दिया जाएगा। जैसे उदाहरण समझते हैं, यथाशक्ति है तो यथा उपसर्ग आ गया, तो यथा शक्ति आ गया, तो इसको हम लिखेंगे शक्ति के अनुसार, यानी अंत में के अनुसार जोड़ देंगे, शक्ति के अनुसार। यथा स्थिति आ गया तो इसको अगर प्रारंभ में हम लगाएंगे तो जैसा, जैसी लगा सकते हैं। जैसे जैसी स्थिति है, यथा स्थिति को क्या लिख देंगे? जैसी स्थिति है। अगर अंत में लगाएंगे तो के अनुसार लिख देते हैं, यानी स्थिति के अनुसार। यथोचित है, जैसे जैसा उचित है। यथाक्रम है, जैसा क्रम है या क्रम के अनुसार। यथार्थ है, जैसा अर्थ है वैसा, यानी अर्थ के अनुसार। यथागति है, यानी गति के अनुसार। तो इस प्रकार से इन सब में भी अव्ययी भाव समास ही है। यथाशक्ति, यथा स्थिति, यथोचित, यथाक्रम, यथार्थ, यथागति, इनमें भी अव्ययी भाव समास है। चूंकि प्रथम पद अव्यव है, उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। इसका विग्रह कैसे करेंगे ये भी हमने बता दिया। तो 3 नियम अभी तक बता दिए अव्ययी भाव समास के अंतर्गत विग्रह करने के, कि कैसे विग्रह किया जाता है। अब चौथा नियम देखिए, मान लीजिए प्रति उपसर्ग से कोई भी शब्द बन गया है और आपको विग्रह करना है उसका, तो क्या करते हैं? मुख्य शब्द को 2 बार लिख देते हैं या उस शब्द से पहले हर शब्द जोड़ देते हैं। यानी जो मुख्य शब्द है उसको 2 बार लिख दीजिए या उस शब्द से पहले हर शब्द जोड़ दीजिए। जैसे
उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जैसे प्रति उपसर्ग से एक हम शब्द बनाते हैं प्रतिवर्ष। तो प्रतिवर्ष जब बनाते हैं तो इसको अगर प्रारंभ में हम लिखते हैं कोई भी शब्द तो हर लिख देंगे, यानी हर वर्ष। या जो मुख्य शब्द है वर्ष, इसको 2 बार लिख देंगे, यानी वर्ष वर्ष। इसी प्रकार से प्रतिक्षण है तो हर क्षण लिख देंगे, या 2 बार लिखना चाहें तो क्षण क्षण लिख देंगे। प्रतिपल है, हर पल लिखें या पल पल लिखें। प्रतिदिन है, हर दिन लिखें या दिन दिन लिखें। प्रत्येक है, हर एक लिखें या एक एक लिखें। तो इस प्रकार से हम विग्रह कर लेते हैं। तो अव्ययी भाव समास इन सब में है, प्रतिवर्ष में, प्रतिक्षण में, प्रतिपल में, प्रतिदिन में, प्रत्येक में, सब में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि प्रति उपसर्ग आ गया है आगे। तो इस प्रकार से हम आसानी से अव्ययी भाव समास को पहचान लेंगे, अव्ययी भाव समास का विग्रह भी आसानी से कर लेंगे। अब देखिए दूसरा प्रकार समास का जानते हैं। दूसरा जो प्रकार है समास का वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे? देखिए तत्पुरुष समास को भी पहचानना बहुत आसान है। तत्पुरुष समास का जो पहला पद होता है वो गौड़ होता है। गौड़ का मतलब, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, मतलब महत्व नहीं होता है पहले पद का। पहला पद गौड़ होता है, पहले पद का महत्व विशेष नहीं होता है। और दूसरा पद प्रधान होता है, यानी दूसरा जो पद होगा उसकी वैल्यू होगी, वो प्रधान होगा, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी जो इसमें दूसरा पद होता है वो विशेष से होता है, और पहला पद जो है वो विशेषता प्रकट करता है किसकी? दूसरे पद की, क्योंकि दूसरा पद है विशेष से। विशेष से क्या होते हैं? जिसकी विशेषता प्रकट की जाए। तो पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता प्रकट करता है, यानी दूसरा पद प्रधान है और पहला पद गौड़ है। तो ये अगर सिचुएशन मिलती है तो उनमें हम तत्पुरुष समास कह देते हैं। या देखिए तत्पुरुष समास को जब पहचानने की बात आती है, ये तो परिभाषा हो गई। अगर पहचानने की बात आती है तो इसको पहचानना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? देखिए हमने कारक पढ़ रखे हैं। कारक हम जानते हैं कौन कौन से कारक होते हैं, एक बार हम आप लोगों को बता देते हैं। एक कर्ता कारक होता है, एक कर्म कारक होता है, करण कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, अपादान कारक होता है, संबंध कारक होता है, अधिकरण कारक होता है, और एक संबोधन कारक होता है। इस प्रकार से ये कारक होते हैं। तो ये 8 कारक होते हैं। इनमें क्या होता है कि पहला वाला जो है, यानी जो कर्ता कारक है, उसको छोड़ दीजिए, और जो आखिरी वाला है संबोधन कारक, उसको छोड़ दीजिए। और जो अन्य 6 कारक बचे, इनमें विभक्तियों की कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे उदाहरण आपको बताएंगे तब समझ में आएगा। जैसे तत्पुरुष समास के उदाहरण में हम सबसे पहले लेते हैं कर्म तत्पुरुष, यानी दूसरा जो कारक होता है कर्म कारक, उसके अंतर्गत हम कर्म तत्पुरुष लेते हैं। तो कर्म तत्पुरुष में क्या होता है कि जो कर्म कारक होता है उसमें को विभक्ति होती है। तो यहां पर जो समास दिया जाएगा उसमें को का लोप होगा। कैसे? देखिए उदाहरण समझिए, उदाहरण से समझ में आएगा स्पष्ट बिल्कुल। जैसे मुंह तोड़ दिया है, तो मुंह तोड़ का अगर हम विग्रह कर दें तो क्या होगा? मुंह को तोड़ने वाला। तो देखिए को का लोप है, मुंह तोड़ में को का लोप है, यानी को कारक चिन्ह जो होता है उसका लोप है। और को कारक चिन्ह किस कारक में आता है? कर्म कारक में, यानी कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत। तो ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। इसी प्रकार से कह दे नरभक्षी, तो नरभक्षी में भी देखिए को का लोप है, नरों को भक्षित करने वाला, को का लोप है। तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। स्वर्ग प्राप्त है, स्वर्ग को प्राप्त, को का लोप है, को कारक चिन्ह का लोप है। शरणागत, शरण को आया हुआ, को कारक चिन्ह का लोप है। तो ये सारे के सारे उदाहरण तत्पुरुष समास के हैं। तत्पुरुष समास में भी कर्म तत्पुरुष के उदाहरण हैं। को
कारक चिन्ह का, चूंकि इसमें लोप है। अब दूसरा देखिए, देखते हैं तत्पुरुष कौन सा है, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में देखिए किस कारक चिन्ह का लोप होगा, से का लोप होगा, और से वो भी द्वारा के अर्थ में, यानी से का जो प्रयोग होगा वो द्वारा के अर्थ में लिया जाएगा। से को पृथक होने की दृष्टि से नहीं लेंगे, पृथक होने की दृष्टि से अगले समास में लिया जाएगा जो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो से का प्रयोग किया जाएगा वो द्वारा के अर्थ में लिया जाएगा से को। जैसे उदाहरण से समझते हैं, शोकाकुल है, तो शोकाकुल का अगर हम विग्रह कर दें तो क्या निकलेगा भाई, शोक से आकुल। शोक से आकुल, तो से का प्रयोग द्वारा के अर्थ में तो ही किया जा रहा है, तो इसमें कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, और तत्पुरुष समास में भी करण तत्पुरुष हो गया, चूंकि से कारक चिन्ह का इसमें लोप है। अगला देखिए हस्तलिखित है। जैसे हस्तलिखित, हस्तलिखित को कैसे विग्रह करेंगे, हस्त से लिखित या हस्त द्वारा लिखित, तो द्वारा कारक चिन्ह का लोप है ना, तो करण तत्पुरुष हुआ। रेल यात्रा, रेल द्वारा यात्रा या रेल से यात्रा, बात तो एक ही है, तो कौन सा समास हुआ, करण तत्पुरुष हुआ। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत मतलब तुलसी द्वारा रचित, तो इसमें कौन सा समास हुआ, करण तत्पुरुष हुआ। तो इस प्रकार से कारक चिन्ह का लोप होता है तत्पुरुष समास में। तो उसके अनुसार इसकी 6 कैटेगरी बांट दी गई हैं, चूंकि कर्ता कारक को छोड़ दिया जाता है और संबोधन कारक को छोड़ दिया जाता है, पहला और आखिरी छोड़ दिया जाता है, और सारे ले लिए जाते हैं। कर्म तत्पुरुष है, उसमें को कारक चिन्ह का लोप होता है। करण तत्पुरुष, इसमें से द्वारा के अर्थ में इसका लोप होता है। अगला देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में क्या होता है, के लिए कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, जैसे गौशाला दिया है, तो गौशाला दिया है यानी गौ के लिए शाला, गौशाला का मतलब क्या है, गौ के लिए शाला है, तो के लिए कारक चिन्ह का लोप है कि नहीं है, तो संप्रदान तत्पुरुष यहां पर हो जाएगा। तत्पुरुष समास तो है ही, तत्पुरुष समास में भी संप्रदान तत्पुरुष समास है। कारागृह है, कारा के लिए ग्रह, के लिए का लोप है। विधान सभा है, विधान के लिए सभा, देखिए के लिए का लोप है। देवालय, देव के लिए आलय, यानी के लिए का लोप है। तो इन सब में संप्रदान तत्पुरुष है, तो बहुत पहचानना आसान है तत्पुरुष समास। अब अगला देखते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें भी से कारक चिन्ह का लोप होता है, लेकिन से का जो अर्थ होता है यहां पर वो पृथक होने की दृष्टि में लिया जाता है। जो करण तत्पुरुष में था उसमें से का प्रयोग जो है द्वारा के रूप में लेते थे, द्वारा के अर्थ में लेते थे, यहां पर पृथक होने की दृष्टि में लिया जाएगा। जैसे जन्मांध है, तो जन्म से अंधा है, तो एक प्रकार से पृथकता यहां पर दिखाई पड़ रही है कि जन्म से अंधा है, तो अपादान तत्पुरुष होगा। नेत्रहीन, नेत्र से हीन है, मतलब पृथकता की दृष्टि में से का प्रयोग किया जा रहा है, तो नेत्रहीन में अपादान तत्पुरुष होगा। राजद्रोह है, राजा से द्रोह, तो देखिए राजा से द्रोह किया जा रहा है, यानी पृथक होने की दृष्टि में इसका अर्थ लिया जा रहा है। पद मुक्त, पद से मुक्त, तो देखिए पृथकता यहां पर दिखाई पड़ रही है, तो से का जो प्रयोग है वो पृथक होने की दृष्टि में किया जा रहा है, तो यहां पर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में का, की और के, इन कारक चिन्हों का लोप होता है। उदाहरण जानते हैं, जैसे सेनापति है, सेना का पति, का लोप है, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा सेनापति में। कन्यादान है, कन्या का दान है, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। आमचूर है, आम का चूर्ण है, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। राजसभा है, राजा की सभा, की कारक चिन्ह का लोप है, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में और पर कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे कविराज है, तो कविराज का अगर हम विग्रह करें तो कवियों में राजा, देखिए में कारक चिन्ह का लोप था, तो कौन सा समास हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। आत्म केंद्रित है, आत्मा पर केंद्रित, देखिए पर कारक चिन्ह का यहां पर लोप था। काव्य निपुण, काव्य में निपुण, में कारक चिन्ह का लोप था। वनवास, वन में वास, में कारक चिन्ह का लोप था। तो
तो इन सब में कविराज में, आत्मकेंद्रित में, काव्य निपुण में, वनवास में क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास तो है ही, और आपसे अगर तत्पुरुष समास में भी कैटेगरी दे दे तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर इन कारक चिन्हों का लोप अगर किसी भी समास में पाया जाता है तो आंख बंद करके हम उसको तत्पुरुष समास कह देंगे। कर्म में को कारक चिन्ह का लोप, करण में से द्वारा के अर्थ में कारक चिन्ह का लोप, संप्रदान में के लिए कारक चिन्ह का लोप, अपादान में से पृथक होने के अर्थ में कारक चिन्ह का लोप, संबंध तत्पुरुष में का की के कारक चिन्ह का लोप, अधिकरण तत्पुरुष में और पर कारक चिन्ह का लोप। तो ये हम कारक चिन्ह थोड़ा समझ लेंगे उदाहरण को ध्यान में रख करके, तो हम तत्पुरुष समास जो है वो आसानी से पहचान लेंगे। अब देखिए अव्ययी भाव समास हम पहचान लेंगे, पहला पद अव्यय होगा यानी उपसर्ग होगा। तत्पुरुष समास हम पहचान लेंगे, किसी न किसी कारक चिन्ह का लोप होगा। कारक हमने बता ही दिए 8 होते हैं वैसे, तो कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाएगा और जो शेष बचेंगे 6, उनसे संबंधित जो भी कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हमको तत्पुरुष समास में दिखाई पड़ता है। तो 2 समास हम पहचान लेंगे। अब देखिए अगला जानते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए कर्मधारय समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता था, उसी प्रकार से कर्मधारय समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है। विशेष से का मतलब ऐसा पद जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो, और विशेषण का मतलब जो विशेषता बता रहा हो किसी दूसरे पद की। तो इसमें पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पहला पद जो होता है वो उपमेय होता है और दूसरा पद उपमान होता है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो बीच में देखिए है जो शब्द लगाते हैं अथवा रूपी शब्द प्रयोग किया जाता है जो अथवा रूपी शब्द प्रयोग किया जाता है इसका विग्रह करते समय। जैसे उदाहरण से बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। जैसे नीलांबर दिया गया है, इसका जब विग्रह करेंगे तो है जो बीच में लगा देंगे, यानी नीला है जो अंबर। और देखिए कर्मधारय समास इसमें पहचानेंगे कैसे? भाई नीला अंबर, तो नीला क्या है? विशेषण है, ये विशेषता बतला रहा है। और किसकी विशेषता बतला रहा है? दूसरे पद की, अंबर की, कि अंबर नीला है। तो जब विशेषता बतलाने वाले शब्द जब आगे दे दिए जाते हैं तो उनमें आंख बंद करके आप कर्मधारय समास टिक कर देंगे। और अगर विग्रह करना हो तो है जो बीच में लगा दीजिए या रूपी प्रयोग कर दिया जाता है। अगला देखिए जैसे महर्षि है, तो महान है जो ऋषि। महर्षि मतलब महान है जो ऋषि। तो ऋषि की विशेषता बतलाई जा रही है कि ऋषि कैसा है? महान है। तो विशेषण प्रयोग किया जा रहा है। तो अगर विशेषण शब्द प्रयोग किया जाए पहला पद, तो आप कर्मधारय समास उसको बता देंगे। जैसे पुरुषोत्तम है, यानी पुरुष है जो उत्तम, ठीक है। इसी प्रकार से महाजन है, महान है जो जन। चरण कमल है, चरण है जो कमल। महापुरुष है, महान है जो पुरुष। महात्मा है, महान है जो आत्मा। विद्याधन है, विद्या रूपी धन, इसमें रूपी लगा देंगे। पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। इस प्रकार से विशेषता बतलाने वाला शब्द इसमें पहले दिया होगा। विशेषण होगा पहला पद, दूसरा पद विशेष से होगा, उसकी विशेषता बतलाई जा रही होगी। तो जहां पर भी विशेषता बतलाई जा रही हो तो आंख बंद करके आप कर्मधारय समास कर देंगे। तो 3 समास हो गए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तीनों पहचानना बहुत ही आसान है। अव्ययी भाव समास में कोई ना कोई उपसर्ग लगा होगा पहले। कर्मधारय समास के पहले पढ़ रखा हम लोगों ने तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में क्या होगा कि किसी न किसी कारक चिन्ह का लोप होगा। बता ही चुके कौन कौन से जो है कारक चिन्ह का लोप हो सकता है।
फिर हमने पढ़ा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषता बतलाई जा रही होगी, विशेषण प्रयोग किया जा रहा होगा, तो सीधे सीधे हम बता देंगे कि इसमें कर्मधारय समास है। अब अगला पढ़ते हैं समास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इस समास में जब दो या दो से अधिक शब्दों को हमको जोड़ना होता है तो और शब्द प्रयोग कर लेते हैं। और क्या होता है कि दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि विलोम ही हो। प्रायः अक्सर ऐसा देखा गया है कि दोनों जो पद होते हैं वो विलोम होते हैं। और क्या होता है, कभी कभी समूहवाची शब्द होने पर अंत में आदि लगता है, यानी जब हम विग्रह करते हैं तो समूहवाची अगर शब्द है तो हम अंत में आदि लगा देते हैं। देखिए उदाहरण से बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। जैसे राधा कृष्ण है तो राधा कृष्ण में और का देखिए लोप हमको दिखाई पड़ रहा है, यानी और अगर हम लगा दें तो बात बन जाएगी, यानी राधा और कृष्ण, तो यहां द्वंद्व समास है। दाल रोटी, दाल और रोटी। हरिहर, हरि और हर। भूल चूक, भूल और चूक कह दें या भूल चूक आदि कह दें विग्रह करते समय, चूंकि हमने बताया था कि समूहवाची शब्द अगर है तो हम अंत में आदि भी लगा देते हैं। हाथी घोड़ा है, हाथी और घोड़ा। धन दौलत है तो धन और दौलत कहें या धन दौलत आदि। माता पिता है, माता और पिता। दूध रोटी है, दूध और रोटी। फल फूल है, फल फूल आदि या फल और फूल कह दें। भाई बहन, भाई और बहन। तो इस प्रकार से और शब्द का इसमें लोप होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं। और शब्द अगर इनमें लगा दिया जाए तो शब्द हमको पूरा दिखाई पड़ता है कि पूरा हो गया। तो द्वंद्व समास का मतलब और से पहचान लेना, बहुत आसान है। अब अगला समास देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास बिल्कुल ही आसान है। द्विगु समास क्या होता है, इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है और समूहवाची होता है। इस समास में समूह का बोध होता है। परिभाषा को ध्यान अगर न रखा जाए तो बस सीधे सीधे द्विगु समास हम पहचानने के लिए क्या करेंगे कि पहला पद देखेंगे, अगर संख्यावाची है तो हम आंख बंद करके द्विगु समास टिक कर देंगे। जैसे उदाहरण समझते हैं पंचवटी, तो पंच आ गया यानी संख्यावाची है, 5 वृक्षों का समूह, तो द्विगु समास हो गया। त्रिवेणी है, 3 वेणियों का समूह यानी 3 धाराओं का समूह, त्रि आ गया तो क्या है, द्विगु समास है। त्रिलोक है, तीनों लोकों का समाहार। जब हम विग्रह करेंगे इसका त्रिलोक का तो तीनों लोकों का समाहार, तो त्रि आ गया यानी द्विगु समास है। दशाब्दी है, 10 वर्षों का समूह। चवन्नी है, 4 आनों का समाहार। सप्ताह है, 7 दिनों का समूह। त्रिभुवन है, 3 भुवनों का समूह। नवग्रह है, 9 ग्रहों का समूह। सप्तकोण है, 7 कोणों का समाहार। दोपहर है, मतलब 2 आ गया देखिए इसमें संख्यावाची यानी दूसरा पहर, दोपहरों का समाहार। तो इस प्रकार से द्विगु समास को पहचानना बहुत ही आसान है। अगला समास देखते हैं बहुब्रीय समास। बहुब्रीय समास में क्या होता है कि दोनों पद गौड़ होते हैं, यानी दोनों पदों का महत्व तो नहीं होता है। महत्व किसका होता है, किसी अन्य तीसरे पद का महत्व होता है, यानी एक तीसरा अर्थ निकलता है उन दोनों पदों से। जो 2 पद होते हैं उनसे एक नया अर्थ निकलता है, एक तीसरा अर्थ निकलता है, एक तीसरा पद निकलता है, वही प्रधान होता है इस बहुब्रीय समास में। जैसे उदाहरण के तौर पर पीतांबर है, तो पीतांबर में क्या है, इसका जब विग्रह करेंगे यानी पीत है अंबर जिसका, यानी कौन, विष्णु भगवान। पीत है अंबर जिसका यानी विष्णु भगवान, तो एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, यानी तीसरा पद प्रधान है, यानी विष्णु तीसरा पद निकल रहा है, वो प्रधान है, एक नया अर्थ दे रहा है। तो ऐसे समास जो होते हैं वो बहुब्रीय समास होते हैं। और देखिए दूसरे उदाहरण समझते हैं, क्लियर हो जाएगी तस्वीर। लंबोदर है यानी लंबे उदर वाला, यानी गणेश जी। दिगंबर है, दिशा ही है अंबर जिसका, यानी शिव भगवान। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, यानी सरस्वती।
पद्मासन, पद्म है आसन जिसका यानी ब्रह्मा। रतिकांत, रतिका है जो कांत यानी पति कामदेव। मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला है जो यानी श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीले कंठ वाला यानी शिव। अनंग, बिना अंग का है जो यानी कामदेव। हलधर, वह जो हल्द को धारण करता है यानी बलराम या किसान कह दें। तो एक नया अर्थ हमको प्राप्त होता है। तीसरा पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में। और देखिए एक यहाँ पर खास बात ये जान लेते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कुछ समासों में बहुब्रीहि समास भी होता है और कर्मधारय समास भी होता है, यानी विशेषता भी बतलाई जाती है और एक नया अर्थ भी निकलता है, यानी बहुब्रीहि समास भी होता है। तो अगर ऑप्शन में कर्मधारय या बहुब्रीहि में एक दिया जाए तो आप किसी को भी टिक कर देना, जो दिया जाए। कर्मधारय दिया जाए तो कर्मधारय, बहुब्रीहि दिया जाए तो बहुब्रीहि को टिक कर देना। लेकिन अगर दोनों दिए जाते हैं, कर्मधारय भी दिया जाता है, बहुब्रीहि भी दिया जाता है, तो आप बहुब्रीहि को हमेशा टिक करना। बहुब्रीहि वाला ज़्यादा परफेक्ट आंसर माना जाता है, इस तथ्य को याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए पीताम्बर है, तो पीताम्बर में क्या है, अंबर की विशेषता बतलाई जा रही है कि पीला है। कैसा है, पीला है। तो इसमें कर्मधारय समास भी हो सकता है, लेकिन बहुब्रीहि समास भी है। पीत है अंबर जिसका है विष्णु, तो इसमें प्राथमिकता हम किसको देंगे, बहुब्रीहि समास को दे देंगे। बहुब्रीहि समास यहाँ पर हम कह देंगे, ठीक है। जैसे नीलकंठ है तो नीला कंठ, तो विशेषता भी यहाँ देखा जाए तो बताई जा रही है कि कंठ कैसा है, नीला है, यानी कर्मधारय समास भी हो सकता है। लेकिन अगर कर्मधारय बहुब्रीहि दोनों ऑप्शन में है तो हम बहुब्रीहि का चयन करेंगे। इसी प्रकार से बहुब्रीहि और द्विगु भी हो सकता है, यानी संख्यावाची भी हो सकता है और बहुब्रीहि भी हो सकता है। तो अगर दोनों ऑप्शन में है द्विगु और बहुब्रीहि, तब भी हम बहुब्रीहि को ही टिक करते हैं, यानी बहुब्रीहि को प्राथमिकता में रखा जाता है, भले ही वो कर्मधारय समास ही क्यों ना हो या द्विगु समास भी क्यों ना हो। बहुब्रीहि को हम प्राथमिकता में रखते हैं अगर दोनों ऑप्शन में होते हैं तो। इस बात को जो है विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे त्रिनेत्र में त्रिनेत्र यानी तीन नेत्र, तो द्विगु समास हुआ चूंकि संख्यावाची है तीन नेत्र। और अगर देखा जाए तो ये बहुब्रीहि समास भी है चूंकि तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव जी, तो एक तीसरा नया अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे द्विगु समास को प्राथमिकता ना दे करके अगर ऑप्शन में द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों हैं तो बहुब्रीहि आप समास पर टिक करेंगे। तो इस प्रकार से सारे समासों का हमने अध्ययन कर लिया। अव्ययी भाव समास पहचानना बहुत ही आसान है। उपसर्ग लगा होगा, तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होगा। फिर हमने तत्पुरुष समास के बाद कर्मधारय समास बच्चा पढ़ा, इसमें विशेषता बतलाई जा रही होगी पहले पद के द्वारा दूसरे पद की। द्वंद्व समास पढ़ा, द्वंद्व समास में और बीच में लगा होगा। द्विगु समास में संख्यावाची होगा। बहुब्रीहि समास में एक तीसरा नया अर्थ देने वाला शब्द बन रहा होगा। तो इस प्रकार से अब कोई भी अगर समास दे दिया जाता है और आप से कहता है कि निम्न में से कौन सा समास होगा, तो आप पहचान लेंगे। और अगर विग्रह करने को भी कह देता है तो आप विग्रह भी कर देंगे। हमने विग्रह करने के भी लगभग सारे नियम बता दिए आप लोगों को। अव्ययी भाव समास में विग्रह कैसे किया जाता है उसके भी हमने अलग अलग नियम बता दिए, और जो भी समास थे जिनका विग्रह हमको करना होता है उसके सारे नियम हमने बता दिए। तो इस प्रकार से आज की क्लास में समास पूरा कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।